हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी एचएस 001 के अंदर। तो दोस्तों, आज हम अपने क्लास 12 की हमारी जो पॉलिटिकल साइंस बुक है उसका चैप्टर 4 जो है, ठीक है, जिसका नाम है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, उसको यहाँ पे रुता डिस्कस करने वाले हैं। और हमेशा की तरीके से रुता आज के इस पहले वीडियो के अंदर रुता है मैं आपको इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ रुता इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, एक ओवरव्यू बताऊंगा। और उसके साथ साथ रुता मैं इस चैप्टर के कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि इस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से समझ पाए, इसका एक माइंड मैप क्रिएट कर पाए और आपके आसपास के जो चैप्टर्स है उनके साथ उसको आप लिंक भी कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज के इस चैप्टर की रुता इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन में बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि ये अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो है, ठीक है, इसका बेसिकली ये है क्या, ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको रुता समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपने जो था अभी तक देखा है कि हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे विश्व की जो राजनीति है उसके अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ दो सुपर पावर रहे हैं, ठीक है, और अभी भी हैं, जिसका नाम है, जिसमें पहला जो हमारा आता है वो है यूएसए और दूसरा हमारा जो रहा है वो है आप रशिया कह सकते हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर जो है वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ दो सुपर पावर रही हैं और अभी भी हैं, जिसमें पहला है यूएसए और दूसरा जो है वो रशिया रहा है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का होता है, आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो विश्व की राजनीति जो है, ठीक है, उसकी जो पूरी की पूरी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं जो होता है वो इन्हीं दो कंट्रीज के हाथों में जो होते हैं वो एक तरीके से कंसंट्रेटेड है। इन दोनों कंट्रीज ने जो होता है अपनी इकोनॉमी के दम पे, अपनी मिलिट्री के दम पे, ठीक है, और अपने पॉलिटिकल ऑर्डर के दम पे जो होता है, अपनी आइडियोलॉजी के दम पे पूरी दुनिया के ऊपर जो होता है काफी लंबे समय तक के लिए जो होता है राज किया है और आज भी फिलहाल जो होता है वो कर रही हैं। ठीक है, तो पहली बात जो होता है यहाँ पे वो ये है। लेकिन आज के इस मॉडर्न एरा के अंदर होता है, आप देखें तो आप पाएंगे कि इस मॉडर्न एरा के अंदर होता है इन दो सुपर पावर के साथ जो है, इन दो सुपर पावर के साथ साथ जो है आज के इस विश्व के अंदर होता है और भी बहुत सारे कंट्रीज या फिर और भी बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज जो होते हैं वो उभर करके आई हैं। ठीक है, जो कि सुपर पावर के लिस्ट में जो होता है एक तरीके से शामिल हो चुकी हैं। जैसे जैसे इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है चाइना का आता है। ठीक है, आप जो होता है कि जानते हैं कि आज चाइना जो है अपनी इकोनॉमी के दम पे जो होता है पूरी दुनिया के अंदर जो है वो अपना साम्राज्य जो एस्टेब्लिश कर चुका है। चाइना जो होता है वो भी एक तरीके से सुपर पावर के लिस्ट में जो होता है शामिल हो चुका है और चाइना भी जो होता है कहीं ना कहीं आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, जो विश्व की राजनीति जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक मजबूत पोजीशन जो होता है वो रखे हुए है। उसी तरीके से आप जापान का भी जो होता है अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं। जापान भी जो होता है आज भी जो होता है जापान, ठीक है, खास करके आज जापान जो होता है इसकी भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर होता है एक अच्छी पोजीशन जो होता है वो बन चुकी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको इसको डिस्कस करने का होता है वो मोटिव क्या है, मैं आपको बताता हूं कि अभी तक हमने देखा था कि वर्ल्ड के अंदर सिर्फ दो सुपर पावर थी, एक था यूएसए और एक था रशिया। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जितने भी मेजर डिसीजन होते थे वो इन्हीं दो कंट्रीज के द्वारा लिए जाते थे। वर्ल्ड के अंदर था एक तरीके से आप कह सकते हैं इन्हीं दो कंट्रीज का जो था वो राज जो था, डोमिनेंस जो थी, जो सुप्रीमेसी जो थी वो स्टैब्लिश थी। लेकिन फिर क्या हुआ, आज जो होती हैं ऐसी बहुत सारी कंट्रीज भी होते उभर करके आई हैं जो अपनी मिलिट्री, अपने टेक्नोलॉजी, अपने इकोनॉमी के दम पे जो होता है इन दोनों कंट्रीज की जो सुप्रीमेसी रही है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर उसको लगातार जो होता है वो चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, उसको लगातार एक तरीके से इनकी जो डोमिनेंस है, इनकी जो सुप्रीमेसी जो स्टैब्लिश थी उसको कहीं ना कहीं जो होता है ये कम करने का काम जो होता है वो कर रहे हैं। ठीक है, या आप यूं कह सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ये जो दो पावरफुल कंट्रीज जो रही हैं इनके सामने जो होता है आज के इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर होता है बहुत सारी कंट्रीज जो होती हैं इन दो के सामने ऑप्शंस के रूप में उभर करके आ रही हैं। ठीक है, एक अल्टरनेटिव के रूप में जो होता है उभर करके आ रही हैं। पहले जो था वो यही दो कंट्रीज थी, इन दो कंट्रीज का सामना करने के लिए, इनको टक्कर देने के लिए, इनके डोमिनेंस को कम करने के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन आज जो होता है बहुत सारे कंट्रीज या फिर बहुत सारे ग्रुप्स जो है कंट्रीज को उभर करके आए हैं जो कि लगातार इनके पावर को, इनके डोमिनेंस को, इनकी सुप्रीमेसी को, इनके इन्फ्लुएंस को वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर लगातार कम करते जा रहे हैं या फिर चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, इनके सामने जो होता है इन दो कंट्रीज के सामने एक विकल्प के रूप में, एक ऑप्शन के रूप में जो होता है उभर करके आए हैं, पावर्स के होता है ऑप्शंस के रूप में उभर करके आए हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव के रूप में उभर करके आए हैं और ये जितने भी कंट्रीज हैं या फिर जितने भी ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं जो कि आज इन दो कंट्रीज के सामने जो होता है एक ऑप्शंस के रूप में, एक दूसरे ऑप्शन के रूप में पावर्स के उभर करके आए हैं, उन्हीं को होता है एक तरीके से हम अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर होता है कहते हैं। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से कंट्रीज या फिर ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज हैं, ठीक है, जो कि इन दो के सामने
आज हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव के रूप में भर करके आए हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम मैंने आपको बताया कि चाइना का है, दूसरा नाम जो था जापान है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको हमको चैप्टर के अंदर डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो हमको डिस्कस करना है वो है यूरोपियन यूनियन का है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो कि यूरोपियन कंट्रीज का होता है बहुत बड़ा जो होता है ग्रुप है, आज ये भी जो होता है सुपर पावर की लिस्ट में शामिल है। और इन दोनों कंट्रीज की होता है जो पावर है, जो इन्फ्लुएंस है, उसको लगातार अपनी इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी सबके दम पे जो होता है इनको चैलेंज कर रहा है। उसके साथ साथ हमको आसियान के बारे में देखना है। आसियान है, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का होता है ठीक है ग्रुप है, जो कि एक सुपर पावर के लिस्ट में होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं शामिल हो चुका है। ठीक है, तो बस यही 4-5 चीजें जो है इसका ओवरव्यू यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर हमको इन्हीं सारे अल्टरनेटिव सेंटर्स जो है पावर के, इनके बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि पहला तो हम यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, फिर आसियान को देखेंगे, फिर चाइना को देखेंगे, और एक टॉपिक इसमें जो है वो है कि हम इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में भी होता है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि इंडिपेंडेंस के बाद से 47 के बाद से भारत और चाइना के रिलेशन जो होते हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है आप कह सकते हैं कल्चर रिलेशन कैसे रहे, उनको हम यहाँ पे होता है डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इंडिया और चाइना के रिलेशन काफी ज्यादा हॉस्टाइल हो चुके हैं। ठीक है, काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, और इसको होता हम अपने इस बुक के अंदर भी देखेंगे। ठीक, और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक और सवाल जो होता है उठ करके आता है कि ये जो अल्टरनेटिव सेंटर्स जो है पावर के, चाहे वो आपका यूरोपियन यूनियन हो या फिर आसियान हो, इनको रोता आखिरकार बनाया क्यों गया है, इनको बनाने की रोता आखिरकार नीड क्यों हुई, उसको मैं यहाँ पे रोता कवर कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक यहाँ पे। तो अगर हम उन कारण के बारे में रोता डिस्कस करें जिसके वजह से रोता है ये अल्टरनेटिव सेंटर्स जो है पावर के, या फिर आप कह सकते हैं ये यूनियन जो है कंट्रीज के बनाए गए हैं, तो उसमें सबसे पहला जो कारण आता है वो आता है, जो सबसे पहला कारण आता है इन सारे अल्टरनेटिव सेंटर्स को जो पावर के हैं उनको क्रिएट करने का, वो आता है टू प्रोटेक्ट देयर सोवरेनिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंस, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, कि अलग अलग कंट्रीज ने अपनी सोवरेनिटी को, अपने इंडिपेंडेंस को दूसरी पावरफुल कंट्रीज या फिर जो दूसरी ग्रुप्स जो है कंट्रीज के, उनसे बचाने के लिए, ठीक है, अपने इंडिपेंडेंस को, अपनी सोवरेनिटी को बचाने के लिए ऐसे बहुत सारे यूनियन जो होता है बनाए हैं, या फिर आप यहाँ पे होता है ये भी कह सकते हैं अपने आप को होता है डिफेंड करने के लिए। दूसरा कारण आप जो कह सकते हैं वो डिफेंड करने के लिए मिलिट्री एग्रेशन से। दूसरा कारण जो है वो अल्टरनेटिव सेंटर्स पावर के बनाने के वो ये रहा है, ठीक है, कि ताकि जो अलग अलग कंट्रीज होते हैं वो मिल करके अच्छी तरीके से किसी दूसरी कंट्री को होता है उसके जो इन्वेजन होता है, ठीक है, उसके आक्रमण से अपने आप को डिफेंड कर पाए, उसके लिए होता क्रिएट करते हैं। ठीक है, खैर इन दो कारणों की वजह से होता है ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। जैसे आपने नाटो के बारे में देखा होगा, नाटो भी जो था इन्हीं दो कारणों की वजह से बनाया गया। ठीक है, वार्सो पैक्ट जो था, जो रशिया ने जो था क्रिएट किया था, सॉरी यूएसएसआर ने किया था, वो भी जो था इन्हीं दो कारणों की वजह से बने। और तीसरा कारण जो आप देख सकते हैं, ठीक है, उसमें है वो इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि बहुत सारे कंट्रीज ने जो था अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को होता है बढ़ावा देने के लिए, अपनी इकोनॉमी को होता है बूस्ट करने के लिए, बहुत सारी कंट्रीज ने जो होता है वो बहुत सारे तरीके के ये जो ग्रुप्स हैं कंट्रीज के, ठीक है, जैसे आसियान या फिर यूरोपियन यूनियन, इस तरीके ऑर्गेनाइजेशन होता है कंट्रीज के वो बनाए हैं। ठीक है, तीसरा कारण आप जो होता है वो देख सकते हैं, ठीक है, कि अलग अलग कंट्रीज ने एक पीसफुल और एक कोऑपरेटिव ऑर्डर बनाने के लिए, ठीक है, एक पीसफुल और कोऑपरेटिव ऑर्डर डेवलप करने के लिए, एक शांतिमय जो होता है व्यवस्था को होता बनाने के लिए जो होता है अलग अलग कंट्रीज ने जो होता है वो एक दूसरी जो अपनी आसपास की कंट्रीज होती हैं उनके साथ जो होता है एक तरीके का ग्रुप का जो होता है, या फिर आप कह सकते हैं यूनियन का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया है। पहले क्या होता था, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में जो था वो लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है, आप आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज होती थी उनके साथ जो था बहुत सारे अनबन जो थे वो हो जाती थी। ठीक है, लड़ाई झगड़े होते थे, तो उन सारे जो पुराने मुद्दे जो थे, ठीक है, जो पुरानी दुश्मनी जो थी उसको भुलाने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए और एक आपस में जो होता है एक पीसफुल और एक कोऑपरेटिव जो होता है एनवायरनमेंट डेवलप करने के लिए भी होता है बहुत सारी कंट्रीज जो होता है वो एक दूसरे के साथ जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का या फिर ऐसे ग्रुप जो है कंट्रीज के वो बनाए हैं। ये जो होता है छोटे मोटे 3-4 कारण जो होता है वो हैं।
ठीक है, 2 मार्क्स में होता है, जनरली पूछा जाता है, ठीक है, ये 3 या फिर 6 मार्क्स में होता है, नहीं आता है, 2 मार्क्स में इसके आने की होता है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सो प्लीज इसको होता है ध्यान जरूर रखिएगा। और आज के इस वीडियो के अंदर होता है यहीं पर होता है, ठीक है, अपना इस सेशन को खत्म करते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम होता है यूरोपियन यूनियन के बारे में होता है डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीटली होता है डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं जाने से पहले आपको होता बता दूं कि ये चैप्टर जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल तो यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन आया भी था, ठीक है, मैंने खुद उसका आंसर लिखा है। सो प्लीज इस चैप्टर को होता बहुत 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 अच्छे से होता पढ़िएगा। वैसे तो सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन इस चैप्टर को होता बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आज के लिए होता इतना काफी है, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर यूरोपियन यूनियन टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। और तब तक के लिए थैंक यू।